हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री में और चर्चा चल रही थी हमारी टिहरी रियासत के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना हो गई और कुल मिला के 6 शासक रहे। सबसे पहला शासक सुदर्शन शाह, उसके बाद भवानी शाह, उसके बाद प्रताप शाह, कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह, फिर मानवेंद्र शाह। और इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, सबसे पहले सुदर्शन शाह को हमने डिस्कस कर लिया था। सुदर्शन शाह के बाद में फिर हमने डिस्कस किया था भवानी शाह को, और भवानी शाह के बाद में फिर हमने डिस्कस किया था आपका प्रताप शाह को, और प्रताप शाह के बाद में फिर हमने डिस्कस किया था लास्ट कल की क्लास में कीर्ति शाह को। तो चारों को हमने महत्वपूर्ण बातें हमने देख ली थी क्या क्या था, और जितनी चीजों पे मैंने स्टार लगवाया था वो आपने अच्छे से देख ली होंगी। और आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले हम बाकी के बचे हुए 2 शासक जो है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला जो शासक है वो है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह, देखिए कीर्ति शाह के बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्य प्रताप शाह और कीर्ति शाह ने टिहरी रियासत में किए। बहुत सारे कार्य किए, एक नहीं बहुत सारे कार्य। और आगे चल के कुछ नए कार्य जो है वो नरेंद्र शाह ने करे हैं। देखिए नरेंद्र शाह का जो टाइम पीरियड है वो है 1913 से लेकर के 1946 तक। तो इनके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई। जैसे आप सुनेंगे कि 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन हुआ, तो उस समय पर सीधी सी बात है कि टिहरी रियासत में जो शासक होंगे वो कौन होंगे? नरेंद्र शाह। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका 1930 में सविनावज्ञा आंदोलन हुआ। तो 1930 का सविनावज्ञा आंदोलन जो हुआ है वो भी किसके समय हुआ होगा? टिहरी रियासत के शासक उस समय कौन होंगे? नरेंद्र शाह होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन 1920, उस समय टिहरी रियासत के शासक कौन थे? नरेंद्र शाह। 1930 में जब सविनावज्ञा आंदोलन हुआ उस समय टिहरी रियासत के जो शासक थे वो कौन थे? आपके नरेंद्र शाह। अब एक एक करके बात करते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। पहला है, जब नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे थे तो बहुत छोटे थे, बहुत उम्र नहीं थी, 15 वर्ष की उम्र थी। तो सीधी सी बात है, जब भी मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई शासक छोटा होता है तो ऐसे में एक कोई ना कोई संरक्षक नियुक्त हो जाता है या कोई समिति बन जाती है और उस समिति का कोई अध्यक्ष बन जाता है। तो ऐसा ही काम जो हुआ था वो नरेंद्र शाह के समय पर हुआ था। और नरेंद्र शाह के समय पर जो संरक्षण समिति बनी थी, उस संरक्षण समिति का कार्यभार जो संभाला था वो इनकी राजमाता ने संभाला था, जिसका नाम था नेपालिया। स्टार लगा लेना, 3 से 4 स्टार। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि एक आपसे ये पूछता है कि रानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका बनी थी, यानी जो प्रताप शाह की पत्नी थी रानी गुलेरिया, वो किसकी संरक्षिका बनी थी? कीर्ति शाह की बनी थी। और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी, तो ये किसकी संरक्षिका थी? आपकी नरेंद्र शाह की। नरेंद्र शाह से जो पहले शासक हैं वो हैं आपके कीर्ति शाह, और कीर्ति शाह के बाद में 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर शासक बैठा है, नाम है नरेंद्र शाह, और जिसकी संरक्षिका कौन थी? आपकी नेपालिया। ठीक है, तो एक इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 1916 में अजमेर के मेयो कॉलेज में विद्याध्ययन के काल में ही नरेंद्र शाह का विवाह राजकुमारियों से हुआ था, जिनमें नाम है, एक बड़ा नाम कमलेंदुमती और इंदुमती। तो ये 2 नाम याद रखिएगा। जो कमलेंदुमती थी और इंदुमती, ये किनकी पत्नी थी? नरेंद्र शाह की। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि वो टिहरी रियासत का कौन सा शासक था जिसने अजमेर के मेयो कॉलेज में अपना अध्ययन किया था, यानी पढ़ाई करी थी। तो अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति जो थे वो यही थे, नरेंद्र शाह। और यही वो व्यक्ति थे जिनका विवाह जो है वो किससे हुआ था? आपका कमलेंदुमती तथा इंदुमती के साथ हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। 1916 में राज्य में एक भू व्यवस्था लागू करी गई थी इनके द्वारा, और उस भू व्यवस्था का नाम था आपका डोरी पैमाइश। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, नरेंद्र शाह से कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है 1930 का एक कांड जिसे हम रवाई कांड कहते हैं। 1930 में एक कांड हुआ था, वो था रवाई कांड। ठीक है, रवाई कांड। इसी कांड को जो है वो तिलाड़ी कांड कहा जाता है, तिलाड़ी कांड। अब ये क्या था समझिएगा। देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं सुदर्शन शाह आपको पढ़ा रहा था, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक रवाई परगना जुड़ गया था, टिहरी रियासत का भाग बन गया था 1824 में। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में शामिल करने वाला शासक कौन था टिहरी रियासत का? वो थे सुदर्शन शाह। और ये सुदर्शन शाह ने शामिल कर लिया था, और आगे चल के यहीं पर एक घटना हुई जिसे कहते हैं रवाई कांड।
जिसे तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, इस पर 3 स्टार लगा देना। ये नरेंद्र शाह के समय ये क्या कांड हुआ था इसको समझिए। तो टिहरी रियासत का रवाई क्षेत्र था, तो हुआ क्या, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रियासत के राजा होते थे ये अंग्रेजों के अधीन ही फैसले लेते थे। कोई अगर अंग्रेज लोग कोई नियम कानून या कोई व्यवस्था लागू करते थे तो उस व्यवस्था को ये रियासत के राजा जो होते थे या आपका उसको लागू कर देते थे अपनी रियासतों में भी। तो ऐसे ही अंग्रेजों के समय वन कानून लाए गए और उन वन कानूनों को टिहरी रियासत के राजा ने भी लागू कर दिया। अब जो वो वन कानून थे उससे हुआ क्या कि जो रवाई क्षेत्र के लोग थे उनके वन अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाने लगा। यानी पहले उनके वन अधिकार थे, वो वनों में जा सकते थे, वहां बहुत सारा काम कर सकते थे, वहां से संसाधन ला सकते थे, ऐसे कुछ अधिकारों पे उनकी रोक लग गई। जब उनकी रोक लगी तो उन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश करी और इसी कोशिश में एक आंदोलन हो गया और जिसे आमतौर पर हम रवाई आंदोलन के नाम से जानते हैं। जब ये इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया राजा के सैनिकों को खिलाफ जो रोक रहे थे जंगलों में जाने से, वनों में जाने से, तब ऐसे में इस समय पर जो राजा का दीवान था, नरेंद्र शाह का जो दीवान था उसका नाम था चक्रधर ज्वाल। नई नई नियुक्ति हुई थी उनकी, तो चक्रधर ज्वाल की नियुक्ति हुई थी दीवान के पद पर। दीवान बहुत बड़ा पद होता था। तो राजा ने चक्रधर ज्वाल को भेजा कि भैया ये क्या मैटर चल रहा है, तुम नए नए दीवान बने हो, जाकर के इसको संभालो, इस विद्रोह को शांत करो। और तब उस रवाई क्षेत्र में चक्रधर ज्वाल जाते हैं जो कि दीवान थे और जाकर के वहां पे निहत्थे लोगों पर, उन लोगों पर गोलियां चलवा देते हैं। वहां गोलियां चलती हैं, कई लोगों की वहां पर जान जाती है और यह घटना 1930 की है। इतिहास में इस घटना को रवाई कांड या तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। और चक्रधर ज्वाल ने वो कार्य कर दिया जो काम शायद अमृतसर के जलियांवाला हत्याकांड में, जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, उसमें जो काम जनरल डायर ने किया था। यही कारण है कि उत्तराखंड में जनरल डायर की संज्ञा जो दी जाती है वो चक्रधर ज्वाल को दी जाती है, जो कि राजा के नरेंद्र शाह के दीवान थे। तो यह घटना आपसे पूछ लेता है कि भाई इस समय पर कौन जो है वो आपका वो, तो ये वो चला देना फैन जो है, थोड़ी गर्मी लग रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि रवाई कांड किसके समय हुआ था, नरेंद्र शाह के समय हुआ था, ठीक है, और किसे जो है वो उत्तराखंड में जो है वो जनरल डायर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चक्रधर ज्वाल को कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये रवाई कांड है, अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1916 में राज्य में भू व्यवस्था भी लागू करी, एक भूमि व्यवस्था, और जिसका नाम था डोरी पैमाइश। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे, डोरी पैमाइश की व्यवस्था किसने शुरू करी थी, भू व्यवस्था किसने शुरू करी थी, तो ये किसने शुरू करी है, आपकी नरेंद्र शाह ने। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यूला पैमाइश किसने शुरू करी थी, मैंने आपको बताया था एक ज्यूला पैमाइश थी, वो शुरू की गई थी, वो किसने शुरू करी थी, आपको कमेंट में बताना है। अगला है नरेंद्र शाह के समय वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा लिखित नरेंद्र हिंदू लॉ। एक तो आपसे यही पूछ सकता है कि नरेंद्र हिंदू लॉ ये बेसिकली किसके द्वारा लिखित है, हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखित है, को न्यायालय में संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयोग करने का आदेश हुआ था। यानी जो नरेंद्र हिंदू लॉ था, तो इसमें कुछ नियम थे, ये नियम की पुस्तकें थी, जो नियम खास करके नरेंद्र शाह के समय लागू होने थे, तो उस पर एक पुस्तक लिखवाई गई थी। और ये नरेंद्र हिंदू लॉ को एज ए कोर्ट में एक संदर्भ बुक बनाया गया कि भाई इस किताब के अनुसार ये होना चाहिए था, जैसे कानून की किताब होती है, तो एज ए कानून की पुस्तक के रूप में इसको लागू किया गया था। तो इसका आपसे राइटर पूछ सकते हैं, राइटर कौन थे, तो राइटर है आपके हरिकृष्ण रतूड़ी। नरेंद्र शाह के शासनकाल के प्रथम वर्ष में ही पंचायतों की नींव डाली गई थी, ठीक है, उतना इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो आंसर नरेंद्र शाह होगा। 1920 में किसानों को साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति दिलाने हेतु टिहरी में कृषि बैंक की नींव डाली थी। अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछे कि टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना, हालांकि इससे पहले बैंक ऑफ गढ़वाल खुल चुका है, लेकिन आपसे पूछे कि कृषि बैंक की स्थापना खास करके जो ब्याज वगैरह जो लोग उस समय वसूलते थे ना, जो साहूकार होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो किसानों से बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे, तो उतना ब्याज उनका ना उनसे वसूला जाए, उसके लिए अलग से एक बैंक जो कि सस्ते में जो है वो ऋण उपलब्ध करा दे, तो एक कृषि बैंक की स्थापना जो है वो करवाई गई थी टिहरी क्षेत्र में 1920 में। वो भी किसके समय करवाई गई थी, नरेंद्र शाह के समय हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगली बात हम करते हैं। 1921 में नरेंद्र शाह ने रानियों के साथ देवलगढ़ की यात्रा करी। देवलगढ़ आपने नाम सुना होगा, ठीक है, यहां अजयपाल
का जब आप नाम सुनते हैं तो देखा होगा आपने, अजयपाल यहां पे राजधानी लेके आया था देवलगढ़ में, तो देवलगढ़ की यात्रा की, तथा कुलदेवी राज राजेश्वरी, बेसिकली जो पवार राजा थे इनकी कुलदेवी जो थी वो थी राज राजेश्वरी। तो कुल देवी राज राजेश्वरी देवी के प्रसाद का जीर्णोद्धार करवाया। प्रसाद मतलब हो गया भवन, यानी जो राज राजेश्वरी का भवन था जो पूर्ण रूप से विकसित हुआ था अजयपाल के समय, उसका जीर्णोद्धार जो है वो किसने करवाया है? आपका नरेंद्र शाह ने करवाया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नरेंद्र शाह ने देवलगढ़ की यात्रा करी जिसे अजयपाल ने अपनी राजधानी बनाया था, और इसके अलावा कुलदेवी राजराजेश्वरी देवी का जो भवन था, जो प्रसादा था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। 1921 में टिहरी राज्य में पहली जनगणना करवाई गई। लगा दो भैया 4 स्टार, 4 स्टार लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। टिहरी राज्य की पहली जनगणना किसके समय हुई थी और कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1921 में। और यह जनगणना किसके समय हुई थी? नरेंद्र शाह के समय हुई थी। इस समय शासक कौन है आपका? नरेंद्र शाह, यह बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें 3 स्टार लगा देना। 1921 में नरेंद्र शाह नरेंद्र मंडल की बैठक में भाग लेने हेतु मुंबई गए थे। ठीक है, तो कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको कमेंट में एक चीज बतानी है कि ये नरेंद्र मंडल क्या था। इतिहास में एक जिक्र आता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पे नरेंद्र मंडल, तो आपको यह बताना है कि ये नरेंद्र मंडल क्या था, कि इस नरेंद्र मंडल का भाग लेने के लिए नरेंद्र शाह जो है वो मुंबई गए थे। तो ये रियल में नरेंद्र मंडल क्या था आप बताइएगा, और आप नहीं बताएंगे तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस आपसे करूंगा। चलिए और मेन बातों पे आइए। नरेंद्र शाह ने बनारस विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था। यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि टिहरी रियासत का कौन सा शासक था जिसने बनारस विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था, 1 लाख रुपए की ग्रांट्स दी थी, खैरात दी थी। तो ये भी किसने किया था? नरेंद्र शाह ने। राज्य शासन के मुख्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्ति हेतु 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी भाई, एक सभी के लिए एक लाइब्रेरी ओपन करी, और ये कब करा? 1923 में। तो बहुत ज्यादा नरेंद्र शाह ने भी कल्याण के कार्य किए हैं। कृषि बैंक की स्थापना करी, पहली जनगणना इनके समय पर हुई, बनारस विश्वविद्यालय को 1 लाख का लोन दिया। उसके अलावा आपका एक जो है वो लाइब्रेरी की स्थापना करी 1923 में, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक कुल देवी राज राजेश्वरी का जो मंदिर, जो भवन था, उसका जीर्णोद्धार करवाया। तो ये सब काम जो है वो नरेंद्र शाह ने किए हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उस शिक्षा हेतु छात्र प्रतिनिधि की नींव डाली और प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज कर दिया। आप याद करिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले ये कॉलेज जो था वो कौन सा था आपका? वो था प्रताप जूनियर हाई स्कूल। उसके बाद में ये बना आपका प्रताप हाई स्कूल, और उसके बाद में अब ये बन गया प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज। ये मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था। तो ये इंटरमीडिएट कॉलेज जो बना था ये लगभग 1941 के आसपास ये इसके समय पर हुआ था, यानी नरेंद्र शाह जी के समय पर यह घटना हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1925 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई। नरेंद्र नगर आपने नाम सुना होगा, स्टार लगा देना। देखिए, नगरों की स्थापना का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हुआ है प्रताप शाह से। उससे पहले सुदर्शन शाह, भवानी शाह ने कोई नगर नहीं बसाया, प्रताप शाह ने नगर बसाया, कीर्ति शाह ने नगर बसाया, नरेंद्र शाह देखो नगर बस रहा है, नाम क्या है? नरेंद्र नगर। और इन्होंने एक काम और करा 1925 में, ये ध्यान रखिएगा। जब सुदर्शन शाह शासक बने थे तो जो राजधानी थी वो थी टिहरी, जिसे आप कहते हैं, ये सब था त्रिहरी, ये सब था त्रिहरी। तो ये त्रिहरी या जिसे टिहरी हम लोग कह देते हैं, ये राजधानी थी सुदर्शन शाह के समय, मेन टिहरी। लेकिन अब यहां से राजधानी को लाया गया नरेंद्र नगर नरेंद्र नगर। और यह घटना कब हुई? 1925 में हुई। तो नरेंद्र नगर, सीधी सी बात है, राजधानी कौन लेके आएगा? नरेंद्र शाह लेके आएगा। कब लेके आया ये एग्जाम में पूछेगा तो 1925, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय
इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी के कारण हरिराम बडोनी की मृत्यु हो गई। तो ये तो आपको पता ही है, प्रथम विश्व युद्ध जो चला है वो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी के कारण हरिराम बडोनी की मृत्यु हो गई थी। मैंने कल की क्लास में भी ये नाम आपको बताया था, हरिराम बडोनी। ये कौन थे? तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये किनके पिताजी थे। मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कल वाली क्लास में, तो बताइएगा जरूर। राज्य के व्यय पर युवकों को वन संबंधी अध्ययन हेतु विदेशी कॉलेजों में भेजा गया। आप समझिए, यानी फॉरेस्ट रिलेटेड जानकारी हासिल करने के लिए ट्रेनिंग पर भेजा गया। ये काम करवाने वाला व्यक्ति भी जो था वो कौन थे? आपके नरेंद्र शाह थे। भाई ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग के लिए जो भेजने वाले शासक थे या किसने ये युवकों को जो है वो फॉरेस्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा था? तो किसने भेजा था? नरेंद्र शाह ने भेजा था। देखिए कितने काम नरेंद्र शाह ने कर दिए, मोटे मोटे 5-6 चीजें तो एटलीस्ट आपको याद रखनी है, बाकी अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसके समय 1928 में हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास, ये तो आपने किताब देखी भी होगी, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि गढ़वाल का इतिहास ये पुस्तक किसकी है? हरिकृष्ण रतूड़ी जी की है। और ऐसे ही एक है कुमाऊं का इतिहास, ये किसकी है? बद्री दत्त पांडे। ये 1937 में लिखी गई है और वो लिखी गई है 1928 में। यानी 1928 में गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी और 1937 में कुमाऊं का इतिहास बद्री दत्त पांडे। तो ये दोनों पुस्तकें ध्यान रखिएगा। ठीक है, वनों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के कारण राज्य आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, मैंने बताया था कुछ वन कानून लेके आए थे ये, और इसी कारण से वहां रवाई कांड हुआ था। 30 मई 1930, मैंने अभी आपको बताया था, डेट भी याद रख लेना भाई, 1930 तो है ही है, लेकिन साथ में 30 मई भी है। और देखिए 30 मई आने वाली है, तो 30 मई 1930 को रवाई में आंदोलन कर रही जनता पर चक्रधर जुआल ने गोली चलवा दी थी। अभी मैंने आपको बताया था ये दीवान था भाई, नरेंद्र शाह के समय दीवान था। इसने निहत्थे कृषकों पर गोलियां चलवा दी थी, और गोली चलवाने का रीजन था वो लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि उनके वन अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। और इतिहास में इस घटना को क्या कहा जाता है? रवाई या तिलाड़ी कांड कहते हैं। इस बार जो उत्तराखंड पीसीएस का अपर मेंस हुआ था, उसमें जो उत्तराखंड वाला हिस्ट्री का पेपर था, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा था 2 बार। एक बार पूछ लिया रवाई कांड से आप क्या समझते हैं, एक बार पूछा तिलाड़ी कांड से आप क्या समझते हैं। अब पता नहीं ऐसा 2 बार क्यों पूछा, शायद हो सकता है कि आयोग ज्यादा समझदार है। नेक्स्ट, यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं रवाई कांड से, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे एक तो ये बन जाता है कि गढ़वाल का जलियांवाला किसे कहा जाता है? रवाई कांड को माना जाता है। और चक्रधर जुआल को क्या कहते हैं भाई? जनरल डायर कहा जाता है गढ़वाल का। एक तो ये इंपोर्टेंट है। इसके अलावा एक जो इंपोर्टेंट है वो ये, 1938 में श्री देव सुमन, आगे मैं डिस्कस करूंगा, ये पर्सनैलिटी उत्तराखंड के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो श्री देव सुमन जी ने एक संघ बनाया था जिसका नाम था गणदेश सेवा संघ। स्टार 5 लगाना। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। किसने करी थी? श्री देव सुमन जी द्वारा की गई थी, श्री देव सुमन जी ने की थी। इसके अलावा इन्होंने ही 1939 में देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना करी थी। यानी प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? श्रीदेव सुमन ने। और कब करी? 1939 में। अब ये प्रजामंडल क्या है, इस बात को समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रजामंडल है क्या? देखिए प्रजामंडल की शुरुआत यहीं से हो गई जब से प्रजामंडल बन गया। तो प्रजामंडल क्या है समझिए। जैसी टिहरी रियासत है भारत में, ऐसी कई रियासतें थी अलग अलग जगह पर। आप देखिए जब भारत आजाद हुआ तब लगभग 550 रियासतें थी, और इन रियासतों के जो राजा थे वो मनमानी तरीके से शासन करते थे। कोई लोकतंत्र नहीं था, वंशानुगत पद होता था, कर्मचारी जैसा मन आता था वैसा करते थे, शोषण होता था। लेकिन धीरे धीरे क्रेज आने लगा था डेमोक्रेसी का,
क्योंकि जहां जहां पर ब्रिटिश हुकूमत थी वहां पर 1909 1919 के अधिनियम के बाद धीरे धीरे लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हो रहे थे, लेकिन रियासतों में तो ऐसा कुछ था नहीं, ना वोट डालने का अधिकार ना कुछ। वहां पर उत्तरदायी शासन आ रहा था धीरे धीरे ब्रिटिश भारत में, लेकिन देशी रियासतों में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं राजा की, क्या काम होना है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि भाई हमें राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए, शासन का उत्तरदायित्व हमें तय करना चाहिए कि राजा प्रजा के लिए है, ये राजा को समझना चाहिए। तो उसके लिए लोगों ने एक संगठन बनाया जिसे प्रजामंडल कहा गया, और इसके द्वारा जो मांगे रखी गई उसे प्रजामंडल आंदोलन के रूप में जाना गया। और यही प्रजामंडल आंदोलन आप देखेंगे लास्ट में टिहरी रियासत का विलय कराएगा भारत में। तो भारत में जो विलय होगा वहां पर प्रजामंडल आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो एक क्वेश्चन आपसे यह पूछे कि टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसने करी थी? श्रीदेव सुमन जी ने करी थी, यह बात ध्यान रखिएगा। और 25 जुलाई 1944 को नरेंद्र शाह के समय ही श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए थे। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, किस कारण से इनको जेल में डाला गया, कैसे भूख हड़ताल रही और कैसे जो है वो इनकी मृत्यु हुई, ये हम बात करेंगे जब मैं आपको व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा श्रीदेव सुमन जी के बारे में। फिलहाल अभी बात चल रही है किसके बारे में? नरेंद्र शाह के बारे में। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो नरेंद्र शाह के समय पर हुई हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, टिहरी रियासत के नरेश में लास्ट नरेश जो है वो है मानवेंद्र शाह। देखिए इनका काल याद रखिएगा, बहुत लंबा नहीं है, 1946 में बने हैं, 49 तक रहेंगे, क्योंकि 49 को टिहरी रियासत का विलय हो जाएगा किसमें? भारत में। तो 1946 से 1949 तक यानी लगभग 3 साल जो है वो इन्होंने शासन किया। क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर बात करते हैं। राज्याभिषेक हुआ है 1946 में, एक तो ये डेट याद रखिएगा। और मानवेंद्र शाह अंतिम शासक थे पवार वंश के, और अंतिम शासक में भी ये कौन से शासक थे? 60वें शासक थे, यानी 60वें नंबर के पवार वंश के टोटल, यानी पहले वाले और बाद में टिहरी रियासत के शासकों को अगर जोड़ दें तो ये 60वें नंबर के शासक थे, ये बात ध्यान रखिएगा। 29 अगस्त 1946 को एक समझौता हुआ है जिसे अगस्त समझौता कहा जाता है। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है अगस्त समझौता क्या था। तो देखिएगा, आपको पता होगा प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हो गई 1939 से। तो ये प्रजामंडल के लोग क्या करते थे? राजा से डिमांड करते थे उत्तरदायी शासन की, हमें ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये वाली प्रथा समाप्त होनी चाहिए, यहां पर ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। उसके कारण से राजा के कर्मचारियों में, राजा के सैनिकों में, राजा की जो पुलिस होती थी उसमें, और आम लोगों में, प्रजामंडल के लोगों में संघर्ष होता था। और इसी समय पर मानवेंद्र शाह के समय पर प्रजामंडल के लोगों में और मानवेंद्र शाह के बीच में एक समझौता हुआ, और यह समझौता हुआ 29 अगस्त 1946 को। इसे क्या कहा जाता है? इसे अगस्त समझौता कहा जाता है, क्योंकि यह 29 अगस्त को हुआ है। 1946 को दरबार और प्रजामंडल में समझौता हुआ कि राज्य बंदियों को बिना शर्त मुक्त किया जाएगा और राज दरबार प्रजामंडल के कार्यों में बाधा नहीं डालेगा। एक समझौता हो गया जहां प्रजामंडल ने कहा कि हमारे जितने लोग आपने गिरफ्तार करके डाल रखे हैं उन सबको आप छोड़िए, बाहर निकालिए, और उसके अलावा प्रजामंडल कुछ भी करे आप उसके कार्यों में कोई दखल नहीं देंगे, यानी प्रजामंडल के कार्यों में राजा, राज दरबार के लोग दखल नहीं देंगे। यह समझौता हुआ, और इसे इतिहास में क्या कहा जाता है? अगस्त समझौता कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। लेकिन बहुत जल्द ही यह अगस्त समझौते का उल्लंघन हो गया था, क्योंकि राजा की तरफ से, राज दरबार की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जो कि अगस्त समझौते के खिलाफ था। जब कृषक आंदोलन के नेता दौलत राम और अन्य राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त मुक्त करने के बजाय उन्हें कारावास की सजा के साथ साथ दंड भी दिया गया। तो क्या बात हुई थी? बात यह हुई थी सब कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, उन्हें मुफ्त में छोड़ा जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक कृषक आंदोलन के नेता जिनका नाम था दौलत राम, ये और इनके सहयोगियों को गिरफ्तार करके दंड दिया गया, उनको सजा दी गई। तो ऐसे में ये क्या हो गया? ये एक अगस्त समझौते के खिलाफ हो गया ये वाला मामला, और जिसके चलते अगस्त समझौते का हम ये कह सकते हैं कि अगस्त समझौता जो था वो असफल हो गया।
और फिर तो जो प्रजामंडल के लोग थे वो पूरी तरीके से खिलाफ आ गए और उन्होंने ये ठान लिया कि अब क्या करना है कि अब जो है वो आजाद भारत जो होगा उसमें इस टिहरी रियासत का विलय कराना है। तो आगे चल के आप देखेंगे टिहरी रियासत का विलय होगा। 10 फरवरी 1947 को दौलत राम, नागेंद्र सकलानी आदि राजनीतिक बंदियों को, ठीक है, क्या लिखा, बंदियों ने इस भोग के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया कि उन पर लगाए गए आरोप वापस लिए जाएं। विद्रोहियों का दमन करने हेतु 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अगर पूछ ले कि शांति रक्षा अधिनियम ये कब बनाया गया, किसके समय बनाया गया, तो मानवेंद्र शाह के समय बनाया गया है। और कब बनाया गया है, 1947 को बनाया गया है, मानवेंद्र शाह के समय। बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं। अगला 1947 को टिहरी में टिहरी राज्य प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसमें कहा गया कि महाराजा की छत्र छाया में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को परिपूर्णानंद पेन्युली को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। यह इंपॉर्टेंट है भाई, 1947 को जो प्रजामंडल का अध्यक्ष बने वो बने परिपूर्णानंद पेन्युली। और आप देखेंगे कि इनकी उपस्थिति में ही टिहरी रियासत का विलयकरण किया जाएगा भारत में। जो टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण होगा वो इनकी उपस्थिति में ही किया जाएगा। ठीक है, भारत की आजादी के बाद 15 दिसंबर 1947 को मुआफीदारों को सकलाना का शासन आजाद पंचायत को सौंपना पड़ा। यह क्या मामला है समझिएगा। मुआफीदार कौन होते थे, ये होते थे ऐसे जमींदार। राजा जिन लोगों को लैंडलॉर्ड बना देता था, जमीन का मालिक, वो राजस्व वसूली करते थे, उन्हें बोला जाता था मुआफीदार। तो अब क्या हुआ, जब भारत आजाद हो गया तो ऐसे में जगह जगह जो प्रजामंडल के अधीन आजाद पंचायतें काम कर रही थी, गांव के स्तर पे जो पंचायतें काम कर रही थी, उन्होंने कहा अब गांव का शासन हम लोग संभालेंगे क्योंकि देश आजाद हो चुका है। तो जो मुआफीदार लोग शासन व्यवस्था संभाल रहे थे, पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर रहे थे, अब वो अधिकार निकल करके उनसे वो किन लोगों के पास आ गया, पंचायतों के पास आ गया। और ऐसी पंचायतों को क्या कहा गया, आजाद पंचायत कहा गया, क्योंकि ये पंचायतें राजा के अधीन नहीं थी, ये पंचायतें डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आधारित थी, गांव के लोगों में से बनी हुई थी। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। 10 जनवरी 1948 को क्रांतिकारियों ने कीर्तिनगर में स्थित राजभवन में आजाद पंचायत का झंडा फहरा दिया। अब तो ये निकल चुकी है आजाद पंचायत की, भाई आजाद होना ही है। पत्र पढ़ा गया जिसमें राजा द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया गया। लेकिन इस आंदोलन के दौरान मोलू राम नोटियाल और नरेंद्र सकलानी शहीद हो गए। ये दो बात ध्यान रखिएगा, जिस समय ये प्रजामंडल आंदोलन चल रहा है और जिस समय आजाद पंचायतें काम कर रही हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए टिहरी रियासत में, क्योंकि अभी तक देखिए देश आजाद हो गया लेकिन रियासत अब भी चल रही है। तो जिस समय पर यह कोशिश करी गई उस समय पर दो लोग शहीद हुए हैं, एक का नाम है मोलू राम नोटियाल और एक का नाम है नागेंद्र सकलानी। नागेंद्र सकलानी, तो नागेंद्र सकलानी और मोलू राम नोटियाल ये प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ही शहीद हो गए थे। ठीक है, अगला है 18 मई 1949 को मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और अंततः 1 अगस्त 1949, ये डेट इंपॉर्टेंट है भाई, 1 अगस्त 1949 ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल राज्य का संयुक्त प्रांत के 50वें जनपद के रूप में भारत संघ में विलय कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टिहरी रियासत का विलयकरण भारत में कब हुआ है, 1 अगस्त 1949 को हुआ है। कौन से राज्य में हुआ, संयुक्त प्रांत जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बना टिहरी रियासत, ये 50वें जनपद के रूप में भारत संघ में इसका विलय कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यह काम मानवेंद्र शाह के समय हुआ। और जो पवार वंश कभी स्थापित हुआ था गढ़वाल में,
आप देखेंगे कि वो पवार वंश अब खत्म हो गया और 1 अगस्त 1949 को इनका विलयकरण किसमें हो गया, आपका भारत में हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को आप पढ़ लीजिएगा कि क्या हुआ उसके बाद में। ठीक है, तो इनकी जो राजमाता थी उनका नाम था कमलेंदुमती साहा। 1952 में आम चुनावों में वो सांसद बनी, वो सांसद निर्वाचित हुई। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। उत्तराखंड की पहली महिला बनी, सांसद निर्वाचित होने वाली पहली महिला इनकी माता थी, इनका नाम था कमलेंदुमती। आपने नाम सुना होगा, इंदुमती और कमलेंदुमती। इनका विवाह नरेंद्र साहा से हुआ था और इन्हीं के पुत्र थे कौन, आपके मानवेंद्र साहा। तो राजमाता कमलेंदुमती साहा ये बेसिकली पहली महिला बनी जो सांसद निर्वाचित हुई। और 1958 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। पद्म भूषण कब मिला था इनको, तो 1958 में मिला था। 1957 से 2004 तक मानवेंद्र साहा लगभग 8 बार टिहरी गढ़वाल से सांसद निर्वाचित हुए और अंततः 5 जनवरी 2007 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़ा लंबा काल मानवेंद्र साहा भारत के अधीन सांसद रहे और उसके बाद में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई 2007 में। तो यहां पर हमारी ये टिहरी रियासत कंप्लीट होती है। और अब हमें बात करनी है, कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, व्यवस्था में आपको वैसे पढ़ा चुका हूं पहले भी, लेकिन आप एक बार इन चीजों को पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना इसको। हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। मैंने आपको इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग 30 से 35 प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपने कर लिए तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो आप क्या करिएगा, इन क्वेश्चंस को आप घर लगाइएगा आज, और जो नहीं होगा मैं इन क्वेश्चंस को आपको कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा और फिर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश राज्य। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।